हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे यूपीपीसीएल, मेट्रो में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी थ्योरी वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क जो होता है इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट। मतलब ये कि कोई भी सर्किट एलिमेंट का जो इंटरकनेक्शन होता है उसी को कहते हैं नेटवर्क। अब वो सर्किट एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर इत्यादि हो सकते हैं। तो नेटवर्क क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट। अब हम बात करें नेटवर्क की टाइप की। नेटवर्क मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क क्या होता है? ये एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो विच एक्टिव एलिमेंट आर एक्टिव नेटवर्क हैं विच कैन डिलीवर पावर और लॉन्ग टाइम। मतलब ये कि जो एक्टिव एलिमेंट होंगे वे लंबे समय तक पावर को डिलीवर करेंगे और इनके पास सेल्फ पावर या एनर्जी होती है और ये एम्पलीफायर की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया या एफईटी हो गया, ओप एम्प हो गया, चार्ज इंडक्टर और कैपेसिटर हो गया। तो देखिएगा, एक बात बताते चलूँ कि चार्ज इंडक्टर और कैपेसिटर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, नैनो सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए एक सोर्स का काम करते हैं, एक एक्टिव नेटवर्क होते हैं। वैसे जो इंडक्टर होगा, अनचार्ज इंडक्टर या कैपेसिटर, वो पैसिव एलिमेंट होगा। अब बात करें हम पैसिव एलिमेंट की, तो पैसिव एलिमेंट विच कंज्यूम पावर और एनर्जी। मतलब ये कि पैसिव नेटवर्क क्या एलिमेंट क्या होते हैं जो पावर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, बल्कि एक्टिव नेटवर्क क्या होते हैं जो पावर एनर्जी को डिलीवर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया आर एल सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर इत्यादि। फिर अब बात करें टाइप ऑफ एक्टिव एलिमेंट के, तो एक्टिव एलिमेंट जो है टू टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होता है? द सोर्स विच डिपेंड ऑन अदर सोर्स। जब कोई सोर्स एक दूसरे सोर्स पर डिपेंड करता है तो वो होता है डिपेंडेंट सोर्स। अब बात करें इनके टाइप के, तो डिपेंडेंट सोर्स आर फोर टाइप: वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल होता है ओपैम्प होता है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का एग्जांपल फिट होता है एफईटी। और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल होता है कोई नहीं, मतलब कि उसका एग्जांपल अब तक कोई फाइल नहीं हुआ है। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का एग्जांपल हो जाता है बीजेटी। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिपेंडेंट सोर्स फोर टाइप के होते हैं और उसके एग्जांपल क्या होते हैं। चलते हैं आगे। फिर आता है इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब ये होता है कि विच सोर्स नॉट डिपेंडेंट टू अनदर। मतलब ये कि वे सोर्स जो किसी अन्य सोर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स आर टू टाइप: आइडियल सोर्स एंड प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स का मतलब ये होता है कि उसमें किसी प्रकार की लॉसेस ना हो, जो वैल्यू हो वही हमें मिले। मतलब ये हुआ कि आइडियल और प्रैक्टिकल। अब आइडियल टू टाइप का होता है, करंट आइडियल सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल भी टू टाइप का हो जाता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब हम अगर बात करें आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स विच प्रोड्यूस फिक्स वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। मतलब ये हुआ कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होता है जो फिक्स वोल्टेज देता है और जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। और अगर बात करें तो एक चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज सोर्स। अभी मैंने बताया था अभी कि एक्टिव एलिमेंट में कि चार्ज कैपेसिटर इंडक्टर फॉर नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड के लिए
एक एक्टिव नेटवर्क की तरह काम करते हैं। तो फिर वही बात यहाँ पे कि चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज सोर्स फॉर नैनो और माइक्रो सेकेंड। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज फिक्स होता है और करंट वैरी होता है। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर में पूछ दिया जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर ग्राफ की बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज समय के साथ वोल्टेज जो है समय के साथ वेरी नहीं करेगा, या यूं कहें कि वोल्टेज जो है एक स्ट्रेट लाइन होगा, फिक्स होगा, बल्कि करंट वेरी करता रहेगा। अब अगर बात करें आइडियल करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स में हमने उसमें वोल्टेज सोर्स में पढ़ा अभी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसमें वोल्टेज फिक्स होगा, करंट वेरी करेगा। इसका ठीक उल्टा आइडियल करंट सोर्स होगा तो उसमें करंट फिक्स और अक्रॉस वेरिंग वोल्टेज होगा वेरी करेगा। अगर इसकी बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो आइडियल करंट सोर्स अगर होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। फिर अगर बात करें चार्ज इंडक्टर बिहेव्स लाइक करंट सोर्स फॉर नैनो और माइक्रो सेकेंड। अब इसकी ग्राफ की बात कर लें तो इसमें अभी हमने देखा करंट फिक्स रहेगी, मतलब करंट फिक्स है, वोल्टेज चेंज होता जा रहा है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में हमने देखा कि करंट फिक्स, वोल्टेज वेरी कर रहा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर बात करें हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि बस हम क्या करते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर कोई स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दें तो हमारा बन जाता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के अगर सीरीज में हम एक लगा दें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल वैल्यू का, तो हमारा बन जाता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आर इन स्मॉल वैल्यू का होना चाहिए और रेजिस्टेंस कम कनेक्ट इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर लगा दें एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस तो हमारा बन जाता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। फिर आगे हम बात करें इसके ग्राफ की, तो ग्राफ हमारा कुछ कर्व बन जाता है और हमारा धीरे धीरे वोल्टेज, आइडियल में हमारा वोल्टेज जो है करंट के साथ वेरी नहीं कर रहा था, फिक्स था, बल्कि जब प्रैक्टिकल की बात करें तो एक रेजिस्टेंस लगा देने के कारण हमारा वोल्टेज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। फिर अगर हम बात करें मतलब हमारा ग्राफ ऐसे बन करेगा। फिर आगे हम बात करें प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या करते हैं कि हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाता है किसी आइडियल करंट सोर्स के। जब करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दें तो हमारा बन जाता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसके ग्राफ की बात करें तो हमारा ग्राफ ठीक है वैसे ही बनेगा, बस आई की जगह पे भी हो जाएगा जैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में बना था। मतलब ये कि आइडियल करंट सोर्स में हमने देखा था कि करंट जो है वेरी नहीं कर रही थी वोल्टेज के साथ, पर प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ये करंट जो है वोल्टेज के साथ वेरी कर रहे, धीरे धीरे करंट का मान 0 होता चला जाएगा। इसके जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई और इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। आगे बात करें कुछ ऐसे टर्म होंगे नेटवर्क में हम जो लोग पढ़ेंगे आगे अभी, तो उसमें कुछ ऐसे टर्म होंगे जिनका बार बार यूज़ किया जाएगा, तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं उससे भी रिलेटेड। तो हम बात करें ब्रांच की, तो ब्रांच में कुछ भी अगर किसी सर्किट में कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो, बैटरी हो, सेल हो, स्विच हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, तो वो सब आ जाएंगे ब्रांच। मतलब ये कि ब्रांच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं को नंबर को बोलते हैं ब्रांच। यहाँ पे देख सकते हैं एक बैटरी है, एक नंबर पे बैटरी है, 2 नंबर पे एक रेजिस्टेंस है, 3 नंबर पे भी एक रेजिस्टेंस है, 4 नंबर पे भी एक इंडक्टेंस है और 5वें नंबर पर एक करंट सोर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5 इसमें ब्रांच है। टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं? 5 हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई सर्किट अगर हो तो उसमें टोटल एलिमेंट को अगर काउंट कर लें तो हमारा वही बन जाता है नंबर ऑफ ब्रांच। आगे बात करते हैं नोड। तो नोड का मतलब ये होता है कि विच मीटिंग वेयर मीटिंग पॉइंट अप टू आर मोर ब्रांचेज। मतलब ये कि 2 या 2 से अधिक जहाँ पर ब्रांचें मिलती हैं उसी को कहते हैं नोड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक नंबर पर हमारे एक कोई सोर्स है, अगर मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स ही है, तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस आकर के मिल रहे हैं। हमने पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक ब्रांच जहाँ पर आकर के मिले, तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर वाले पर 3 ब्रांच आके मिल रही हैं, 2 नंबर पर भी 3 ब्रांच आके मिल रही हैं, 3 नंबर पर 2 ब्रांचेज आके मिल रही हैं, 4 नंबर पर 2 ब्रांचेज आके मिल रही हैं, 5 नंबर पर 4 ब्रांचेज आके मिल रही हैं और 6 नंबर पर 2 ब्रांचेज आके मिल रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी चीज़ अगर 2 चीज़ जहाँ पर मिले उसी को बोलते हैं नोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नोड नंबर ऑफ नोड कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। अब अगर आगे बात करें तो मेश का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट लूप एंड देयर आर नो सब लूप फाउंड इन अ मेश। मेश का मतलब ये होता है कि वह छोटा से छोटा लूप जिसके अंदर कोई और सब लूप ना हो, मतलब ये कि केवल और केवल वही लूप हो। तो जैसा हम देखेंगे इस सर्किट में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा लूप लें, अगर सबसे बड़ा लूप, तो उसके अंदर हम कोई भी लूप नहीं देखेंगे। उसी तरह दूसरे नंबर पर देखें तो उसके अंदर हमने लूप लिया तो उसके अंदर कोई और लूप नहीं मिल रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर बात करें तो उसके अंदर भी कोई लूप नहीं है। तो यहाँ से ये हमें मालूम चल रहा है कि मेश क्या होता है कि सबसे छोटा लूप होता है जिसके अंदर कोई और सब लूप नहीं होता है। अब एक फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मेश निकालने के लिए क्या करते हैं कि b-n+1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांच, n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड। तो इस में आप देख सकते हैं कि एक कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 आपके टोटल 7 नोड बन रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे एक बैटरी और रेजिस्टेंस की कॉमन पॉइंट हैं, सभी एक जगह मिल रहे हैं। अगर इसको शार्ट वायर कर दें तो केवल एक ही जगह मिल रहे हैं, तो यहाँ से एक ही नोड बनेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि बैटरी के नीचे भी 2 नोड बनेंगे, बट ऐसा नहीं है। तो हमारा टोटल नोड बन गया 7। और बात करें ब्रांच की तो यहाँ पर हमारे 3 बैटरी लगी हुई है और 6 रेजिस्टेंस है। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ ब्रांच हो गया आपका 9। इसका मतलब ये हुआ कि 9-1 + 7 इस फार्मूले से हमारा बन जाता है नंबर ऑफ मेश इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ब्रांच हमारे इस सर्किट में नंबर ऑफ मेश कितने बने थे, तो 3 बने थे। फिर आगे हम बात करें, एक बहुत पूछ दिया जाता है नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज। नोड पेयर वोल्टेज का फार्मूला होता है n × n-1/2, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड। फिर आगे हम बात करें लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं कि फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब ये कि लीनियर एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब उसमें 2 रूल आ जाते हैं, लॉ ऑफ एडिटिव एंड होमोजेनिटी। मतलब ये कि लीनियर एलिमेंट जो होते हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और सुपरपोजिशन में तो आ जाते हैं लॉ ऑफ एडिटिव एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ये बहुत पूछ दिया जाता है। फिर ये जो लीनियर एलिमेंट होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। फिर आगे बात करें हम नॉन लीनियर एलिमेंट के, तो ठीक इसका वाइस वर्सा मतलब ये हुआ कि लीनियर एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो सुपरपोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं और ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब एक चीज़ मैं साथ ही साथ बताते हैं, चलो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि एक लीनियर एलिमेंट बाईलेटरल नेटवर्क होगा। बाईलेटरल का मतलब ये हुआ, अभी आगे वीडियो में बताया जाएगा, बट अभी देख लेते हैं कि लीनियर नेटवर्क वे नेटवर्क होते हैं जो बाईलेटरल तो होगा, बट बाईलेटरल नेटवर्क इज़ नॉट नेसेसरली लीनियर। मतलब ये कि लीनियर नेटवर्क बाईलेटरल नेटवर्क होगा, बट बाईलेटरल नेटवर्क ये मस्ट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि लीनियर ही हो। फिर आगे हम बात करें कि एक एग्जांपल के लेकर के, तो आयरन कोर कंडक्टर जो होता है बाईलेटरल है बट नॉन लीनियर है। ठीक है, तो यहाँ से हम मालूम चल रहा है हमें कि एक लीनियर नेटवर्क बाईलेटरल तो होगा
बट बाईलेटरल नेटवर्क एक लीनियर नेटवर्क नहीं होगा। फिर आगे हम बात करें इनके ग्राफ की, ग्राफ ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो देखिएगा कि अगर लीनियर के पहले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y का भी मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ ये लीनियर का ग्राफ हो गया। बट और सभी ग्राफ में, नॉन लीनियर के ग्राफ में देखें तो जैसे जैसे y का मान बढ़ रहा है या x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y का मान या तो घट रहा है या उस एक इक्वेशन नहीं बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। अगर हम बात करें फिर इसके दूसरे फिगर में लीनियर नेटवर्क के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y के मान में भी चेंजेज हो रहे हैं। अगर बात करें हम नॉन लीनियर नेटवर्क के ग्राफ नंबर 4 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ देर तक तो ग्राफ हमारा x के साथ x की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। बट एक आफ्टर अ टाइम एक स्ट्रेट लाइन होने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्राफ है नॉन लीनियर का, ये किस चीज़ का ग्राफ है? नॉन लीनियर ग्राफ है। फिर आगे हम बात करें एक इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स को का इंटरकनेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले फिगर में 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों का सिंबल एक तरफ है एक ही तरफ है, तो हमारा हो जाएगा 8 वोल्ट। फिर दूसरे फिगर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 7 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो हमें मालूम है कि हाई वैल्यू जिधर होगी वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूसरी वाली बैटरी लगी है वो 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है उल्टा है। तो इसको हम सीधा करने के लिए हम लिख सकते हैं -4। तो अब अगर दोनों को जोड़ दें तो 7 - 4 हमारा आंसर बन जाएगा 3 वोल्ट, मतलब VAB की वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट। अब अगर बात करें 5 वोल्ट और 5 वोल्ट की बैटरी को पैरेलल में लगा दें, तो हमारा 5 वोल्ट और 5 वोल्ट की अगर बैटरी को पैरेलल में लगा दें तो उसका इक्विवेलेंट 5 वोल्ट ही होगा। क्योंकि पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है। अब अगर बात करें 7 वोल्ट और 5 वोल्ट की बैटरी को पैरेलल में लगा दें तो इक्विवेलेंट कितना होगा। तो अगर आइडियल केस में कि हम डिफरेंट वोल्टेज को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल हो तो हो सकता है, बट आइडियल में हम अलग अलग वैल्यू के बैटरी को इंटरकनेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब अगर आगे बात करें हम इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल करंट सोर्स की, तो इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल करंट सोर्स की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ से 2 एम्पियर की करंट, एक तरफ से 3 एम्पियर की करंट, तो आई की वैल्यू हमारी आ जाती है 5 एम्पियर। फिर अगर बात करें कि 2 एम्पियर की करंट और 2 एम्पियर की करंट पैरेलल में लगी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है, तो हमारा आंसर बन जाता है, आई की वैल्यू बन जाती है 4 एम्पियर। फिर अगर बात करें कि 2 एम्पियर को सीरीज में लगा दें तो आई की वैल्यू कितनी होगी। हमें मालूम है कि सीरीज में करंट सेम होती है, इसका मतलब कि 2 एम्पियर कितनी बार भी लगे बट हमारा आंसर आएगा 2 एम्पियर। अब अगर बात करें 3 एम्पियर और 2 एम्पियर के करंट सोर्स को अगर सीरीज में लगा दें तो क्या होगा इक्विवेलेंट। तो सीरीज में हम देखें तो 3 एम्पियर की करंट आगे जा रही है बट वहाँ पे 2 एम्पियर मिल रही है, मतलब ये कि 1 एम्पियर कहीं और गायब हो गई। इसका मतलब कि ये कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। 1 एम्पियर की करंट कहाँ चलेगी ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक करंट सोर्स अगर प्रैक्टिकल है तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल में हम ये कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ग्राफ और लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, नोड, मेश, ब्रांचेज, प्रैक्टिकल सोर्स, करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स, एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट और नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।